एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक बेहद मेहनती किसान अपनी पत्नी सुमन और छोटी बेटी लाली के साथ रहता था। परिवार छोटा था पर खुशियां बड़ी थी। लेकिन इस साल किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूखे की वजह से किशन की पूरी फसल तबाह हो गई। फसल क्या, डूबी। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि वो गांव के साहूकार का पैसा नहीं चुका पाया। पाई पाई चुकाने के चक्कर में धीरे धीरे उसकी जमीन बिकी और आखिरकार वो घर भी हाथ से निकल गया। बाबूजी, हम अपना ये प्यारा घर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? क्या अब हम कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे? मुझे इस घर से बहुत प्यार है बाबूजी। क्या हम इसे बचा नहीं सकते? अपनी लाडली की ये मासूम गुहार सुनकर किशन अंदर से टूट गया। उसके चेहरे पर बेबसी की लकीरें साफ देखी जा सकती थी, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अभी वो कुछ बोल पाता कि तभी बाहर से साहूकार की कड़कती आवाज गूंजी। ओ किशन, अरे ओ किशन, बाहर निकल बे। बहुत दिन छुपा बैठा रहा, अब बाहर आ। किशन भारी कदमों से दरवाजा खोलकर बाहर आता है। साहूकार जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। नहीं किशन, तुझे बहुत समय दिया जा चुका है। अब और एक दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी। आज ही और इसी वक्त ये घर खाली करना होगा, वरना सामान बाहर फेंकवा दूंगा। साहूकार की कड़वी बातें सुनकर किशन समझ गया कि अब मिन्नतें करने का कोई फायदा नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव छोड़ने का कठिन फैसला लिया। घर से निकलते समय तीनों की आंखें नम थीं। चलते चलते दोपहर से कब ढलती शाम हो गई, उन्हें होश ही नहीं रहा। थके हारे कदमों के साथ वे बस आगे बढ़ते रहे और आखिरकार एक घने जंगल के मुहाने पर आ पहुंचे। तभी किशन की नजर थोड़ी दूरी पर खड़े एक जर्जर, पुराने और वीरान मकान पर पड़ी। सुनो सुमन, सामने वो एक पुराना सा मकान दिखाई दे रहा है। चलो चलकर देखते हैं। शायद आज की रात सिर छुपाने के लिए हमें वहीं आसरा मिल जाए। जब वे उस मकान के करीब पहुंचे तो उसकी हालत बेहद खस्ता थी। दीवारों पर गहरी दरारें थीं और लकड़ी का आधा टूटा हुआ दरवाजा हवा में लटक रहा था। थोड़ी सी हिम्मत बटोरकर तीनों ने अंदर कदम रखा। आज की रात हम जैसे तैसे यहीं गुजार लेते हैं सुमन। कल सुबह होते ही मैं पास के किसी गांव में जाऊंगा और कोई न कोई मजदूरी ढूंढने की कोशिश करूंगा। इसके बाद पोटली में बचा थोड़ा बहुत खाना खाकर वे थके हारे लोग थकान की वजह से वही जमीन पर सो गए। अगली सुबह जब जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजी तो किशन एक नई उम्मीद के साथ पास के गांव की तरफ काम ढूंढने निकल पड़ा। वो दिन भर भटकता रहा, कई लोगों के सामने हाथ जोड़े, पर हर जगह से उसे एक ही टका सा जवाब मिला कि यहाँ पहले से ही बहुत मजदूर हैं, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। शाम होते होते भूख और थकान से चूर किशन खाली हाथ उसी टूटे हुए घर में लौट आया, जहां उसकी पत्नी सुमन दरवाजे पर ही खड़ी उसका रास्ता देख रही थी। जी, क्या बात है? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या कहीं कोई काम नहीं मिला? किशन बिना कुछ बोले धीरे से ना में सिर हिला देता है और मायूस होकर घर के अंदर बैठ जाता है। सुमन कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब जाती है, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। सुनिए, एक बात कहूं? जब आप सुबह बाहर गए थे तो मैं इस पूरे घर की सफाई कर रही थी। मैंने देखा कि यहाँ का ढांचा और चूल्हा गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पहले कोई ढाबा चलाता था। क्यों ना हम भी अपनी किस्मत यहीं आजमाएं? हम भी यहाँ एक छोटा सा मटन का ढाबा शुरू कर लेते हैं। विचार तो तुम्हारा बहुत नेक है सुमन, पर ढाबा खोलने के लिए भी तो जेब में कुछ पैसे होने चाहिए ना। हमारे पास तो इस वक्त एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। राशन बर्तन कहाँ से लाएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए। मेरे इन कानों के जेवरों को बाजार में बेच दीजिए। जो भी पैसे मिलेंगे उसी से हम अपने इस नए काम की शुरुआत कर लेंगे। तुम सही कह रही हो सुमन। शायद मुसीबत के इस अंधेरे में ऊपर वाले ने तुम्हारी समझदारी के जरिए ही हमें यह नया रास्ता दिखाया है। देखना, तुम्हारी ये कुर्बानी मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। सुमन की बातों ने किशन के बुझते हुए हौसलों में फिर से जान फूंक दी थी। अगले ही दिन किशन पास के बाजार गया।
उसने सुमन के जेवर बेचे और उन पैसों से मटन, जरूरी राशन, कुछ बर्तन और ढाबे का सामान खरीद लाया। उधर सुमन और छोटी लाली ने भी पूरी मेहनत से उस पुराने खंडहर के एक हिस्से को लिपाई पुताई करके एकदम साफ सुथरा बना दिया था। जब किशन सामान लेकर लौटा तो दोनों बिना वक्त गवाए पूरे दिल से काम में जुट गए। सुमन मटन में मसाले मिलाने की तैयारी करती है और किशन चूल्हा ठीक करके उसमें लकड़ियां सुलगाता है। थोड़ी ही देर में चूल्हे की आग के साथ किशन की उम्मीदें भी सुलग उठी। सुमन के हाथों से पकने वाले मटन की ऐसी लाजवाब और सोंधी खुशबू उस सुनसान जंगल की हवाओं में तैरने लगी, जिसे सूंघते ही मुसाफिरों के कदम ठहर जाएं। और इस तरह एक नई उम्मीद के साथ उनका छोटा सा मटन ढाबा शुरू हो गया। ढाबा शुरू हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि उस रास्ते से गुजरने वाले कुछ मुसाफिर मटन की लाजवाब खुशबू सूंघकर वहां आ पहुंचे। ऐसा लगा मानो किशन और सुमन की मेहनत का पहला इनाम खुद चलकर उनके दरवाजे पर आ गया हो। दोनों यात्री चटाई पर बैठ गए और सुमन ने उन्हें गर्मा गर्म देसी मटन और रोटियां परोस दी। दोनों यात्री मटन का पहला निवाला मुंह में डालते ही झूम उठते हैं। भाई साहब, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े शहरों के होटलों में भी नहीं मिलता। मीट एकदम मक्खन की तरह घुला हुआ है। बिल्कुल सही कहा भाई। इस जंगल के रास्ते में ऐसा ढाबा खुल जाना हम जैसे मुसाफिरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब आने जाने वालों को भटकना नहीं पड़ेगा। उन यात्रियों से तारीफ के 2 शब्द सुनकर किशन और सुमन की सारी थकान पल भर में दूर हो गई। धीरे धीरे उस रास्ते से गुजरने वाले और भी लोग वहां रुकने लगे। देखते ही देखते पहले ही दिन ढाबे पर अच्छी खासी भीड़ लग गई। सुमन मटन परोसती रही और किशन रोटियां सेकता रहा। शाम होते होते जब सारे ग्राहक चले गए और ढाबा खाली हुआ तो किशन, सुमन और लाली एक साथ बैठ गए। तीनों के चेहरों पर लंबे समय बाद वो सच्ची खुशी और संतोष दिखाई दे रहा था, जो गांव छूटने के बाद कहीं खो गया था। सुमन, तुम्हारा वो विचार सच में कमाल कर गया। देखो तो सही, पहले ही दिन हमारे यहाँ कितने ग्राहक आए। अगर ऊपर वाले की कृपा रही और हमारा काम ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम साहूकार का सारा कर्ज चुकाकर अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लेंगे। सब उस भगवान की मर्जी है जी। अगर उसने हमारा साथ दिया तो हमारा ये ढाबा ऐसे ही दिन रात तरक्की करेगा। बस आप अपनी मेहनत और मैं अपने मसालों का जादू यूं ही बनाए रखूंगी। अपनी कामयाबी से खुश होकर अगली सुबह किशन फिर से बहुत जल्दी उठ गया। सबसे पहले उसने उस पुराने टूटे फूटे मकान के दरवाजों और दीवारों को थोड़ा ठीक किया ताकि वो उसकी पत्नी और बेटी के रहने लायक सुरक्षित बन सके। इसके बाद वो अपने ढाबे की तैयारी में जुट गया। जैसे जैसे दिन चढ़ा, सड़क से गुजरने वाले लोग फिर से वहां रुकने लगे। ढाबे पर बैठे यात्री मटन का लुत्फ उठाते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि इस जंगल के सुनसान रास्ते में अब खाना खाने और सुस्ताने का एक बेहतरीन ठिकाना मिल गया है। किशन और सुमन अपनी तारीफें सुनकर मन ही मन बेहद खुश हो रहे थे और मुस्कुराते हुए लोगों की खातिरदारी में लगे थे। इसी तरह दिन गुजरते चले गए और किशन का ये छोटा सा मटन ढाबा लगभग हर समय ग्राहकों से गुलजार रहने लगा। उनकी मेहनत अब रंग ला रही थी, लेकिन वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिस पुराने टूटे घर को उन्होंने अपना आशियाना बनाया है, उसके पीछे एक डरावना और खौफनाक रहस्य छुपा हुआ है, जो धीरे धीरे उनके सामने आने वाला था। ढाबा बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दोपहर वहां एक अजनबी आदमी आ पहुंचा। वो दूर खड़ा होकर उस ढाबे और पास के पुराने घर को अजीब नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। फिर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ ढाबे के अंदर आया और सीधे किशन के पास जाकर खड़ा हो गया। अरे भाई, तुम कौन हो? क्या ये पुराना घर तुम्हारा ही है? और क्या तुम लोग यहीं रहते हो? हाँ भाई जी, मैं किशन हूँ। हमें इस जगह पर रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया है। क्यों भाई साहब, इस जगह में आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इतने हैरान दिख रहे हैं?
लगता है तुम्हें इस जगह के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। भाई, ये घर और तुम्हारा ये मटन ढाबा सही जगह पर नहीं है। बहुत साल पहले यहाँ एक आदमी रहता था और ये ढाबा उसी का था। मगर एक दिन यहाँ एक खौफनाक हादसा हुआ जिसमें उस बेचारे की मौत हो गई। हादसा? कैसा हादसा? गांव के लोग बताते हैं कि उस आदमी की भटकती हुई आत्मा आज भी इसी जगह के आसपास मंडराती है। अब ये बात सच है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इस सुनसान जंगल में कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। भाई जी, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया, पर हम तो यहाँ 1 महीने से रह रहे हैं। मैंने आज तक यहाँ ऐसा कुछ भी गलत या अजीब नहीं देखा। मेहनत की खाते हैं, भगवान सब भला करेगा। इतना कहकर वो अजनबी, जिसका नाम रघु था, वहां से चला गया। किशन कुछ देर तक उसकी कही हुई डरावनी बातों के बारे में सोचता रहा। उसका मन थोड़ा घबराया भी, लेकिन फिर उसने अपना सिर झटक कर उन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया और वापस अपने काम में लग गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस अजनबी की कही हुई चेतावनी बहुत जल्द एक खौफनाक सच बनकर उसके सामने आने वाली है। अगली सुबह किशन को ढाबे के राशन और मीट के लिए पास के गांव जाना था। घर से निकलते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा, सुमन, मैं अभी पास वाले गांव जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि ढाबा खुलने और ग्राहकों के आने से पहले ही जरूरी सामान लेकर वापस लौट आऊं। तब तक तुम लाली का ध्यान रखना। ठीक है जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। तब तक मैं यहाँ मसालों की तैयारी और ढाबे का बाकी काम संभाल लेती हूँ। पत्नी की बात सुनकर किशन तसल्ली से गांव की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वो कुछ दुकानदारों से मिला, मटन और ढाबे का जरूरी राशन खरीदा और दोपहर होते होते वापस लौट आया। सामान का भारी थैला लिए जैसे ही उसने घर के आंगन में कदम रखा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। रोज की तरह न तो लाली की हंसने की आवाज आ रही थी और न ही सुमन के चूल्हे की खटपट। किशन का दिल जोर से धड़का। सुमन, ओ सुमन, अरे तुम दोनों कहाँ हो? देखो मैं सामान लेकर आ गया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। किशन ने घबराकर सामान वहीं फेंका और पूरे घर, ढाबे के कोने कोने और आसपास के घने जंगल में दौड़ दौड़ कर तलाश की, मगर सुमन और उसकी बेटी लाली का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। पूरा ढाबा वीरान पड़ा था। तभी अचानक किशन के दिमाग में कल दोपहर अजनबी रघु द्वारा दी गई वो भूतिया चेतावनी गूंज उठी कि यहाँ कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। घबराहट और डर से हांफता हुआ किशन सीधे गांव में उसी अजनबी आदमी के घर पहुंचा जिसने उसे चेतावनी दी थी। उस आदमी का नाम रघु था। किशन को इस तरह बदहवास हालत में देखकर रघु हैरान रह गया। रघु जी, अनर्थ हो गया रघु जी। मेरी पत्नी सुमन और बेटी लाली कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। वे दोनों अचानक ढाबे से गायब हो गई हैं। मुझे बचाइए रघु जी। किशन, मैंने तुम्हें कल ही सावधान रहने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात को हल्के में ले लिया। जिस आदमी की आत्मा उस घर में भटकती है वो कोई और नहीं, मेरा ही पुराना दोस्त निरंजन था। अब इस मुसीबत से हमें सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। अब मैं क्या करूं रघु जी? मुझे रास्ता बताइए। मैं अपनी पत्नी और बच्ची को कैसे ढूंढूं? उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। किशन की हालत देखकर रघु उसे लेकर गांव के एक बुजुर्ग के पास गया, जिनका नाम रामलाल था और जो निरंजन के अतीत को अच्छे से जानते थे। दोनों ने बैठकर रामलाल जी को पूरी घटना विस्तार से बता दी। सब कुछ सुनने के बाद रामलाल जी ने गंभीर आवाज में बोले, लगता है अब समय आ गया है कि हम उस भटकती हुई आत्मा का सामना करें और उसे शांत करें। चलो जंगल की तरफ। फिर तीनों लोग तेजी से जंगल की ओर चल पड़े और थोड़ी देर बाद उसी पुराने टूटे फूटे घर के पास पहुंच गए। वहां चारों तरफ एक अजीब और खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी मानो ठहर सी गई थी। रामलाल जी ने आगे बढ़कर सूने घर की तरफ देखा और धीरे से पुकारा, निरंजन भैया, मैं रामलाल हूं। मैं आपसे मिलने आया हूं भैया, बाहर आइए। जैसे ही रामलाल जी ने ये कहा,
अचानक पूरे जंगल में तेज और ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और पत्ते सरसराने लगे। उसी पल उनके ठीक सामने हवा में एक धुंधली सी सफेद आकृति उभरने लगी। कुछ ही सेकंड में वो आकृति एकदम साफ हो गई। वो कोई और नहीं, निरंजन की गुस्से से लाल आत्मा थी। रामलाल, तू यहाँ क्यों आया है? तूने बरसों पहले मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्यों मुझे जिंदा जला दिया? नहीं भैया नहीं, मैंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की थी। आप मुझ पर यकीन कीजिए। झूठ मत बोलो रामलाल। उस दिन एक छोटी सी बात पर गुस्सा करके तूने ही मुझे मार दिया था। मैंने अपनी आंखों से तुझे उस दिन ढाबे में आग लगाकर भागते देखा था। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस दिन जब आप गुस्से में यहाँ आए थे तो मैं आपके पीछे पीछे ही आया था, लेकिन वो आग किसी इंसान ने नहीं लगाई थी भैया। उस दिन आसमान से अचानक बिजली गिरी थी और उसी से पूरे ढाबे में आग भड़क उठी थी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं उस आग को बुझा दूं और आपको बाहर निकाल लूं, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि मैं बेबस हो गया और कुछ नहीं कर पाया। रामलाल जी की आंखों के सच्चे आंसू और उनकी बातें सुनकर निरंजन की आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसका बरसों पुराना गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। हवा की रफ्तार भी कुछ धीमी हुई। थोड़ी देर बाद आत्मा ने बेहद भारी और धीमी आवाज में पूछा, अगर ऐसा था रामलाल, तो फिर तू इतने सालों तक यहाँ वापस क्यों नहीं आया? मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया? भैया, उस खौफनाक मंजर के बाद मैं अंदर से बहुत डर गया था। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। अगर उस दिन हम दोनों भाइयों में वो मामूली सा झगड़ा ना हुआ होता तो शायद आप वहां अकेले ना होते और ये सब कभी नहीं होता। भैया, अपनी नासमझी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं रामलाल, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, मेरी भी थी। मैंने बिना सच जाने इतने सालों तक तुम्हें अपना दोषी समझ लिया और गुस्से की आग में जलता रहा। किशन, तुम्हारी वजह से आज मेरे और मेरे भाई के बीच की ये बहुत बड़ी गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो गई। तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी पत्नी और बेटी अंदर के कमरे में सुरक्षित सो रही हैं। उन्हें ले जाओ। इतना कहते ही निरंजन की आत्मा के चेहरे पर एक असीम सुकून छा गया और वो तुरंत वहां से गायब हो गई। इस तरह दो भाइयों के बीच की बरसों पुरानी गलतफहमी